हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्यापम की वैकेंसी आ चुकी है हमारे लिए, तो आज हम उसी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ऑप्स गायनिक के कुछ MCQs लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी हमारे साथ और भी बेहतर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ANC। तो जो एंटीनेटल केयर होता है उसके टू बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुपरविजन एंड एग्जामिनेशन, सेकेंड ऑप्शन है एग्जामिनेशन एंड एडवाइस, थर्ड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको सही आंसर पता हो तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस। तो जब भी एंटीनेटल मदर हमारे क्लिनिक में आती हैं फर्स्ट विजिट के लिए, तो हम फर्स्ट उनका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं एंड एडवाइस में हम उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड एक्सेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन टाइमिंग विल बी। इसका मतलब है कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम प्रेगनेंसी में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए एंटीनेटल मदर का। तो ऑप्शन ए है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी इज इन फर्स्ट कॉन्टेक्ट, ऑप्शन सी इज इन थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ऑप्शन डी इज एनी टाइम इन प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर होगा इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है हमें उसमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन कराएं ही किसी भी हेल्थ केयर सेंटर पे ले जाके उनका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि गांव में आसाज होती है ना, आशाएं या मितानिन जिनको हम बोलते हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज का रजिस्ट्रेशन कराती हैं अपने गांवों में। तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिकमेंडेड ANC विजिट। इसका मतलब है कि जो ANC एंटीनेटल केयर में जो मदर है उनको मिनिमम कितना टोटल नंबर ऑफ विजिट होना चाहिए किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर पे। तो फर्स्ट है ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 8। तो मिनिमम 8 प्रेगनेंसी एंटीनेटल विजिट होना ही चाहिए, ये WHO के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच विल बी आइडियल टाइम ड्यूरेशन टू परफॉर्म थर्ड ANC विजिट। यानी कि एंटीनेटल केयर के दौरान किसी भी महिला को थर्ड एंटीनेटल विजिट कब हेल्थ सेक्टर में करना चाहिए। तो 24 से 28 वीक के दौरान, सेकेंड ऑप्शन है 28 से 36 वीक के दौरान, थर्ड ऑप्शन है 36 से 40 वीक के दौरान, या ऑप्शन डी है 28 से 32 वीक के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 से 36 वीक के दौरान। तो 28 से 36 वीक के दौरान एंटीनेटल मदर को अपना थर्ड विजिट करना चाहिए किसी हेल्थ केयर सेक्टर पे। तो ये चौथा हमारा EDD के 5वां क्वेश्चन है EDD कैलकुलेशन को लेके। तो निगल्स फॉर्मूला जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं EDD यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को जानने के लिए। तो निगल्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट EDD विल बी, यानी कि निगल्स फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी की जो तिथि है उसको ज्ञात करने के लिए, वो इनमें से क्या होगा। तो पहला आंसर है 9 मंथ, LMP means last menstruation period and plus 7 days। ऑप्शन बी है 7 days last menstruation period और plus 9 month and थर्ड ऑप्शन है LMP plus 9 month plus 7 days और ऑप्शन नंबर डी है 7 days 9 month और लास्ट menstrual period। तो इसका सही आंसर होगा LMP यानी लास्ट menstrual period प्लस उसमें 9 मंथ जोड़ेंगे और 7 डेज।
इसका आगे मैं आप लोगों को कैलकुलेशन भी करके बताऊंगी। जो आगे हमारा क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है, इस ईडीडी को नेगल्स फॉर्मूला को ही लेके, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, कैलकुलेट द ईडीडी फॉर अ मदर हु रिपोर्ट हर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑन 20 नवंबर 2021। इसमें बोला गया है कि आप ईडीडी यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करें ऐसी मदर के लिए जिनका कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 20 नवंबर 2021 को आया हो। तो जैसे कि 20 नवंबर 2021, जब 20 नवंबर में हम जो इनका क्या है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, तो हम 20 में क्या करेंगे प्लस 7 डेज हम प्लस करेंगे। ओके, तो 7 डेज हम अगर प्लस करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो हमारा ये डेट निकल के आ गया 27। दिस इज द डेट। लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो हमें अगस्त मिलेगा। ठीक है, तो हम 9 नवंबर में 9 मंथ प्लस किए हैं तो हमें क्या मिल रहा है अगस्त। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ड्यूरिंग एएनसी विजिट मदर रिपोर्ट हर लास्ट पीरियड ऑन 17 जून 2021 विथ रेगुलर साइकिल ड्यूरेशन अबाउट 24 डेज, कैलकुलेट हर ईडीडी। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने कराया था, तो इसका आंसर भी जो प्रीवियस ने कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। इसे आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट टाइम डिलीवर्ड अ बेबी विल बी टर्म एज। ओके, तो इसका मतलब है कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि कोई गर्भवती महिला अगर फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रही है किसी बच्चे को, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट है नल्ली पैरा, आंसर सेकेंड है प्राइमी ग्रेविडा, आंसर नंबर थर्ड है प्राइमी पैरा और आंसर नंबर डी है मल्टी ग्रेविडा। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें डिलीवर, तो डिलीवरी के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं पैरा, तो इसका सही जवाब होगा प्राइमी पैरा। ठीक है, नल्ली पैरा का मतलब होता है ऐसी कोई भी वुमेन या ऐसी कोई भी महिला जिसने अभी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कोई भी डिलीवरी नहीं दी है, उसे हम नल्ली पैरा बोलेंगे। प्राइमी ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है गर्भावस्था से, तो प्राइमी ग्रेविडा यानी कि जिसकी पहली बार प्रेगनेंसी हुई हो। मल्टी ग्रेविडा जिसकी 2 से अधिक बार प्रेगनेंसी हुई हो, उसे हम क्या बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एएनसी डॉक्यूमेंटेशन टर्म एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा स्टैंड फॉर, यानी कि हम जब एंटीनेटल केयर जिसे बोलते हैं एंटीनेटल केयर में डॉक्यूमेंट करते हैं, तो टर्म एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा जो एक टर्म है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, उसके लिए हम किस महिला के लिए यूज करेंगे। तो इसका पहला जवाब है फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, सेकेंड आंसर है मोर देन 5 प्रेगनेंसी अप टू 30 ईयर ऑफ एज, फर्स्ट डिलीवरी आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, या मोर देन 2 फीटस इन अ सिंगल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रेविडा शब्द का यूज किया है, ग्रेविडा से ही हमें ये पकड़ना है कि ये डिलीवरी से नहीं, ये गर्भावस्था से रिलेटेड है। ठीक है, तो जहां पर भी हमें डिलीवरी मिल रहा है उसे हम कट कर देंगे, लाइक ये सी जिसमें डिलीवरी है ये जवाब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी अपने जवाब को मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी आप सही जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल टाइमिंग ऑफ प्री टर्म बर्थ रेंज विल बी, यानी कि एक सही समय क्या होता है जिसमें हम प्री टर्म बर्थ बोलते हैं, यानी कि जो प्री परिपक्व डिलीवरी होती है, यानी कि जो मैच्योर डिलीवरी नहीं इनमैच्योर डिलीवरी होती है, उसका रेंज क्या होगा आइडियल रेंज।
तो फर्स्ट आंसर है 20 से 37 वीक, दूसरा है 28 से 37 वीक, तीसरा है 22 से 37 वीक और चौथा आंसर है 24 से 36 वीक। तो इसका सही जवाब होगा 22 से 37 वीक, क्योंकि 22 वीक हम वायबिलिटी पीरियड बोलते हैं, उसके बाद बच्चा जो है जीवित रह सकता है अगर उनकी डिलीवरी हो जाए तो, और 37 वीक से पहले। तो 22 से 37 वीक के दौरान अगर कोई बच्चा डिलीवर होता है तो उसे हम प्री टर्म बर्थ या प्री टर्म बर्थ की रेंज में हम रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्रेविडा डिनोट्स अ कंडीशन ऑफ, यानी कि जब टर्म ग्रेविडा यानी कि जो परिपक्व प्रेगनेंसी होती है वो किस कंडीशन को डिनोट करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, कंडीशन ऑफ सीरियस प्रेगनेंसी या टोटल नंबर ऑफ वायबल पीरियड। तो इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ग्रेविडा का मतलब भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसका मतलब ही क्या होता है, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट हम 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन मदर्स टू कंडक्ट अ नॉर्मल लेबर चांसेस। ओके, जब भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जब जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज तो उनका हम हाइट और वेट जरूर मेजर करते हैं। तो हम इसी चीज के लिए मेजर करते हैं कि जो हाइट है ये भी काफी मायने रखता है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होने के लिए। तो कौन से मतलब कितना आइडियल हाइट होना ही चाहिए ताकि हम किसी लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो पहला जवाब है 5 फीट, नेक्स्ट है 5 फीट 5 इंच, देन 4 फीट 7 इंच और चौथा है 5 फीट 4 इंच। तो इसका सही जवाब होगा सी, 4 फीट 7 इंच। 4 फीट 7 इंच से अगर कोई छोटी महिलाएं हैं तो उनका जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इससे अगर अधिक है महिला का कद तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच अमाउंट इज आइडियल फॉर द गेनिंग वेट इन अ नॉर्मल सिंगल टोन प्रेगनेंसी, यानी कि एक सिंगल गर्भावस्था में या एक सिंगल प्रेगनेंसी में किसी भी महिला का कितना वजन वो गेन करती है, यानी कि वो प्राप्त करती है अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो पहला जवाब है 16 किलो, दूसरा जवाब है 11 किलो, तीसरा जवाब है 12 किलो और चौथा है 15 किलो। तो इसका सही जवाब होगा, ये तो आप सबको पता ही होगा, इसका सही जवाब है 11 किलो सॉरी 11 किलो। इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रैपिड फीटल वेट गेन ऑकर, ठीक है, मतलब यानी कि प्रेगनेंसी के कौन से तिमाही में सबसे ज्यादा जो है वजन महिला प्राप्त करती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहली तिमाही में, थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि तीसरी तिमाही में, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही में, या फिर इक्वल इन ऑल। तो हम जानते हैं कि इक्वल इन ऑल नहीं होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो वजन, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो वजन और तीसरे ट्राइमेस्टर में भी लगभग 5 से 6 किलो वजन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो वजन है वो महिलाएं गेन करती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है महिला ज्यादा ही वजन गेन करती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसी समय फीटल का ग्रोथ जो है बॉडी मस्कुलर वेट वगैरह वो ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए फीटल ग्रोथ होने की वजह से थर्ड ट्राइमेस्टर में महिला ज्यादा वजन गेन करती है। तो 15वां क्वेश्चन है, व्हाट विल बी आइडियल पैटर्न टू असेस द पेलर साइनोसिस चेंजेस इन द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो हम उसमें पेलर यानी कि शरीर का जो पीलापन होता है, या तो साइनोसिस यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो नीलापन दिखाई देता है, तो वो दोनों हम किस जगह से असेस करेंगे, यानी हम किस चीज को देखकर ये पता करेंगे कि क्या उनमें एनीमिया है, जैसे एनीमिया में पेलर दिखाई देता है, या ऑक्सीजन की कमी के टाइम पर हम साइनोसिस को देखते हैं। तो ये किस चीज से हम देखेंगे, तो इसका पहला आंसर है नेल्स, दूसरा है कंजक्टाइवा और तीसरा टंग, दूसरा जवाब है टंग, कंजक्टाइवा, नेल्स, तीसरा है कंजक्टाइवा, नेल्स या टंग और चौथा है कंजक्टाइवा, टंग और नेल्स, है ना। इसमें आपको बताना है कि मतलब पहले कहां पर दिखेगा, हम पहले कौन सी चीज असेस करेंगे तो हमें आसानी से दिख जाएगा, पेलरनेस या तो फिर साइनोसिस। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई भी
ऐसी जगह जो हमारे क्या है, जो स्किन जहां पर सबसे पतली होती है वहां पर क्या होता है, हमें सबसे पहले कोई भी चीज अपीयर होगा, है ना। तो इसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइक कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो हमारे आंख में के नीचे हम आंख में देखते हैं कंजक्टाइवा। दूसरा होगा टंग, है ना, टंग में हमें दिखाई देगा, उसके बाद हमें नेल्स बड में दिखाई देंगे, क्योंकि कंजक्टाइवा हमारे शरीर में सबसे ऊपर है। जैसे कि देखिए नोट्स में लिखा भी है कि असेसमेंट अप्रोच फॉलो द सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी कि जो बॉडी का सेंट्रल रीजन होता है, यानी कि जो बीच के रीजन्स होते हैं वो क्या है, वहां पर पहले ही साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पेरिफेरी एरियाज में, जैसे कि हमारे नेल बर्ड्स हो गए, पाम हो गए, सोल हो गए, वहां पर कोई भी चीजों के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से हम कंजक्टाइवा, टंग और नेल्स को फॉलो करते हुए उनमें पेलर और साइनोसिस असेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट विल बी द बेसिक पर्पस टू परफॉर्म ओरल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। ओके, कि हम जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनमें हम ओरल एग्जामिनेशन करने का क्या पर्पज है, किस उद्देश्य से हम ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसका पहला जवाब है टू असेस द डेंटल कैरीज, यानी कि हम दांत में कोई समस्याएं हैं या दांत की कैरीज को देखने के लिए हम करते हैं। टू असेस द गम ब्लीडिंग, यानी कि जो मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है उसे देखने के लिए, या ड्राई माउथ, यानी कि उनका मुंह सूखा है या नहीं, ये असेसमेंट करने के लिए, या टू एग्जामिन द व्हाइट पैचेस, कि मुंह में कोई व्हाइट पैचेस तो नहीं है ये। तो इसका सबसे सही जवाब होगा टू असेस द गम ब्लीडिंग, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो है ब्लड के कंपोनेंट्स भी कुछ कम होते हैं, जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग की समस्याएं प्रेग्नेंट लेडीज में कभी कभी देखने को मिल सकती है, इसलिए हम गम ब्लीडिंग को असेस करेंगे। Which hormone is associated with the condition of pregnancy induced hypersalivation, है ना। हमें जब गर्भवती माताएं आती हैं हॉस्पिटल्स में तो वो अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हमें बहुत ज्यादा सलाइवेशन होता है ना। तो एक तो सबसे पहला कारण ये भी होता है कि एक HCG हार्मोन होता है, जिसके वजह से माताओं को नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि मितली आना, है ना, उल्टी होना, ये सब समस्याएं थी, उसके वजह से भी हाइपरसलाइवेशन होता है। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से, आइए देखते हैं आंसर। पहला है प्रोलैक्टिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है प्रोजेस्ट्रॉन और चौथा है थायराइड, ठीक है। तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके वजह से जो है हाइपरसलाइवेशन उनमें देखा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे जो लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन, इसलिए हमारे जो सलाइवा है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ गम ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। जैसे हमने देखा कि अभी प्रेग्नेंट लेडीज को कभी कभी गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम अगर कोई भी महिला हमारे पास आती है गम ब्लीडिंग को लेकर तो हम उससे क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो आंसर फर्स्ट है इंस्ट्रक्ट टू यूज द बीटाडिन गार्गल सॉल्यूशन। जो बीटाडिन गार्गल सॉल्यूशन आता है मार्केट में अवेलेबल होता है, क्या हम उसे गार्गल करने के लिए बोलेंगे, या रिफर टू हायर सेंटर, क्या हम और ऊंचे स्तर पर उनको हायर सेंटर में, हायर किसी हॉस्पिटल में भेजेंगे, या अवॉइडेंस टू टूथ ब्रश एंड यूज फिंगर मसाज, या हम उनको टूथ ब्रश अवॉइड करने के लिए बोलेंगे और उनको फिंगर मसाज करने के लिए बोलेंगे गम्स में, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की थेरेपी देंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि हम उन्हें बोलेंगे कि जो भी हार्ड टूथ ब्रश है वो उसे यूज ना करें और फिंगर मसाज करें, क्योंकि हार्ड टूथ ब्रश से क्या हो सकता है, जो मसूड़े हैं उनमें चोट लग सकती है और ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे कि वो फिंगर मसाज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेस्ट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड, यानी कि जो ब्रेस्ट होता है